बता, इस दुनिया में खूबसूरत कौन है? कौन है खूबसूरत? तू और कौन? कहते हुए आईना जोर जोर से हंसने लगता है। अब तो भी इस दुनिया वालों की तरह मेरी हंसी उड़ा रहा है। कहते हुए वो लड़की गुस्से में एक बदसूरत चाय में बदल जाती है। कोई हो ना हो खूबसूरत, मैं हूँ सबसे खूबसूरत। अब जो आईना मेरी हंसी उड़ा रहा था, अब यही है मेरा घर। खूबसूरती के लिए सीरत को जो करेगा नजरअंदाज, वो होगा खत्म, हमेशा के लिए खत्म। कहते हुए वो साया धुआं बनकर उस आईने में समा जाता है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हर चीज तुझसे पूछ के तय नहीं करूंगी। तुम्हारे पिताजी के दोस्त की बेटी है। बचपन में ही उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए तुम्हारी शादी तय कर दी थी। अब जब सही समय आ गया है, इसीलिए उन लोगों को एक दो रस्म के लिए बुला लिया है घर में। माँ, आपने सीधे रस्म के लिए बुला लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि यदि मैं किसी से प्यार करता हूँ तो? देखो, सब कुछ तय है। तुम कल मेहमानों के सामने कोई नाटक मत करना। माँ की बात सुनकर अनिमेष गुस्से से अपने कमरे में चला गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। फोन पर बात करते करते उसके चेहरे पर चमक आ गई। अगले दिन सब मेहमान उनके घर आ चुके थे, मगर लड़की घूंघट किए बैठी थी। ये बात अनिमेष और उसकी माँ उषा जी को बहुत अजीब लगी। अरे ये क्या, तुमने मुंह क्यों ढक रखा है? अपना चेहरा तो दिखाओ बेटी। अरे भाभी जी, वो थोड़ी सी शर्मीली है, अभी आप लोगों को जानती नहीं है ना, इसीलिए शर्मा रही है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका ये तर्क उषा जी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर अपने पति के वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब किए बिना शादी करवा दी। मगर शादी की रात ही अनिमेष गुस्सा होते हुए बोला, माँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? अरे लड़की के पूरे चेहरे पर दाने दाने हैं, बहुत ही गंदी लग रही है। गंदी लग रही है? क्या कह रहा है तू? जरा मैं भी तो जाकर देखूं। उषा जी उस लड़की को जाकर देखने लगी। उसके दाग वाले चेहरे को देखकर वो भी गुस्से में बोली, अच्छा, तो ये है तुम्हारे संस्कार, इसीलिए तुम लोगों ने चेहरा नहीं बताया था। ये तो सरासर धोखा है रूपिका। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती थी, मगर मेरे घर वाले तैयार नहीं हुए। मेरी कोई गलती नहीं है। आप फिक्र ना करें, ये परमानेंट नहीं है, इनका इलाज चल रहा है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे लड़की की मीठी आवाज, बोलने के लहजे और काम काज के तरीके से उसने उषा जी के दिल को तो पिघला दिया। मगर अनिमेष अभी भी नाराज था। उसकी ऑफिस की छुट्टी वाले दिन उषा जी बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। अब वो तेरी पत्नी है, इस घर की बहू। उसके साथ अच्छे से रहा कर। चेहरे की सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं, मगर वो लड़की मन से सुंदर है बेटा। प्लीज माँ, मुझसे कोई बहस मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया तो बात करते हुए अनिमेष मुस्कुराने लगा। ठीक है माँ, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। अनिमेष रूपिका को पहली बार बाहर लेकर जा रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। वो अच्छे से तैयार होकर अनिमेष के साथ घूमने निकल गई। अनिमेष उसे पहाड़ों पर घुमाने के लिए ले गया। अनिमेष किसी से फोन पर बातें करते हुए आगे तेजी से चल रहा था। रूपिका उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। अनिमेष जी, प्लीज रुकिए ना। अनिमेष जी, मैं पीछे रह गई हूँ। अनिमेष जी। हाँ, तुम पीछे रहोगी तो मैं क्या करूँ? फटाफट चल नहीं सकती? नाम रूपिका और शक्ल। अरे इतना धीरे धीरे चलोगी तो कुछ घूम नहीं पाओगी। रूपिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किनारे पर एक कांच चमकता हुआ नजर आया। अरे ये क्या है? कहते हुए उसने उस कांच को उठाया तो उसमें उसे किसी और का अक्स नजर आया। वो हैरान हो गई, मगर जैसे ही उसने दोबारा देखा तो उसी का अक्स, मगर वो अक्स कांच पर कुछ ऐसे हिल रहा था मानो वो अक्स कांच पर ना होकर पानी पर हो। कितना अजीब सा कांच है, मगर दिख तो सुंदर रहा है। इसे अपने पास रख लेती हूँ। कहते हुए उसने उस कांच को अपने पास रख लिया, मगर तब तक अनिमेष काफी दूर चला गया था। रूपिका तेजी से कदम बढ़ाते हुए कुछ ही पल में उसके पास पहुंच चुकी थी। रूपिका को खुद हैरानी हो रही थी,
कि वो इतनी जल्दी कैसे चल पाई। अरे तुम तो काफी पीछे रह गई थी, अचानक से यहाँ कैसे? तभी एक लड़की वहां आई और अनिमेश के गले लगकर खुश हो गई और फिर उसने हिराकत भरी नजरों से रूपिका की ओर देखा। फिर उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ बात करी और वो लोग रूपिका के साथ आगे चलने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद, जहां पर बहुत कम लोग थे, वहां से उन्होंने सेल्फी खींचने के बहाने रूपिका को धक्का दे दिया। चलो, जान छूटी। अब हमारे मोबाइल में भी प्रूफ है कि हम सेल्फी खींच रहे थे जब ये हादसा हुआ। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बस कुछ दिनों में हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं भी बहुत दिनों से इसी का इंतजार कर रही थी। अब आंटी को भी हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। कहते हुए वो लड़की हंसने लगी और वो दोनों रूपिका के गिर जाने का शोर मचाने लगे। कोई है? प्लीज हेल्प मी, मेरी वाइफ यहाँ गिर गई है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। कुछ देर में पुलिस वहाँ पर आ गई और अपनी टीम के साथ रूपिका को ढूंढने लगी, मगर उन्हें कहीं भी रूपिका नहीं मिली। सर देखिए, नीचे बहुत गहरी खाई है, अभी रात होने वाली है। हम उसका रेस्क्यू सुबह ही शुरू कर सकते हैं। रात भर में यदि उसे कुछ हो गया, कोई जंगली जानवर ने उसे खा लिया तो हम लोग इस वक्त कुछ भी करने में सक्षम नहीं है सर। आप लोग भी अपने घर जाइए, सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। अनिमेश और वो लड़की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और इंस्पेक्टर के साथ ही पहाड़ से उतरकर जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचे, कार में रुचिका बैठी हुई थी। तुम यहाँ? तुम तो हाँ जी, मैं बहुत देर से आपका यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तुम पहाड़ पर क्या कर रहे थे? अनिमेश हैरानी से उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अनिमेश रूपिका की साइड वाली सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। तो बैक व्यू मिरर में रूपिका का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आता है। वो डर कर अगले ही पल जैसे ही रूपिका को देखता है तो वो पहले की तरह ही नॉर्मल थी। घर पहुंचकर अनिमेश गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रूपिका, क्या हुआ है इसे? ये इतने गुस्से में क्यों है? रूपिका रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए अनिमेश के पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। देर रात पलंग तेजी से हिलने लगा। रूपिका, ये क्या कर रही हो? कहते हुए वो जैसे ही पीछे पलटा, रूपिका वहां पर नहीं थी। वहां पर था तो वो कांच था जो रूपिका ने पहाड़ पर से उठाया था। ये कांच? ये यहाँ कहाँ से आया? और ये इतना अजीब सा क्यों है? जैसे ही अनिमेश ने उस कांच को उठाया, एक बहुत ही भयानक सी आकृति उसमें नजर आ रही थी। बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मैं? और कौन? और कौन? मैं। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अनिमेश ने उस भयानक आकृति को देखकर उस कांच को फेंक दिया। जैसे ही उसने कांच को फेंका, उसमें से धुआं निकलकर बाहर आया और उसने एक औरत का रूप ले लिया। इस दुनिया में सभी को चांद पसंद है, मगर कोई उस चांद के दाग को नहीं देखता। जब ईश्वर ने उस चांद में भी दाग बनाए हैं तो इंसान की क्या औकात है। मगर तुम्हारे जैसे लोग सुंदरता में इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि मन की सुंदरता भी कोई चीज होती है। अब तुम भी बहुत सुंदर हो जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। कहते हुए उस साई ने अनिमेश का हाथ पकड़ा तो उसके पूरे शरीर पर दाने दाने हो गए। उसमें से रक्त और मवाद बह रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। इससे अच्छा कि तुम मुझे मार दो। कुरूप इंसान का मजाक उड़ाने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा। अब ना ही तू जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। बोलते हुए वो साया फिर से उस कांच में समा गया। बता है आईना, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? मैं। और कौन? मैं। और कौन? कहीं आप भी तो सुंदरता को चाहने वालों में से तो नहीं है? वैसे तो ज्यादातर लोगों की तरह मेरा भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। ये सब मुझे इंसान के डर से बने हुए ख्याल या उनका वहम लगता। इसलिए मुझे कभी भी रात में अकेले सफर करने या सुनसान जगह पर जाने से डर नहीं लगता था। पर कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे हालातों से रूबरू करवाती है
कि सच्चाई और वहम इन दोनों का फासला ही खत्म हो जाता है। रात का समय, एक सुनसान सा रास्ता, हवा से बातें करती हुई मैं और मेरी बाइक। अमावस का अंधेरा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रास्ते पर मुश्किल से कोई गाड़ी थी। मैं अपने ही धुन में बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के एक तरफ चलते हुए दिखाई देता है। इतनी रात को ये बुजुर्ग आदमी इस सुनसान रास्ते पर आखिर क्या कर रहा है? ऐसा सोचकर मैंने बाइक उसके पास रोक दी और उन्हें आवाज लगाई, अरे दादाजी, इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी मेरी आवाज सुनकर रुके और धीरे से मेरी तरफ मुड़े। 1 मिनट से ज्यादा वो मुझे घूरे ही जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। दादाजी बूढ़े थे, पर अभी भी उनका कद और शरीर किसी पहलवान से कम नहीं था। बड़ी मूछें और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां, बदन पर ओढ़ी हुई एक शॉल और पैरों में पहनी हुई गांव की चप्पल। मैंने उनसे फिर पूछा, अरे आप इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। वैसे तो मैं कभी किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं देता था, पर एक बुजुर्ग आदमी इतनी रात गए सुनसान सड़क पर चलते हुए आखिर जा कहाँ रहा था? ये सवाल मेरे जहन में था। मंजिल? कौन सी मंजिल? एक देहाती जैसे दिखने वाले बूढ़े की मंजिल क्या हो सकती है? एक गांव। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आते वक्त ना तो मुझे कोई गांव दिखा था और ना ही कोई घर की रोशनी। मैंने उस रास्ते पर आगे तक नजर डाली, पर दूर दूर तक कोई गांव या घर नहीं दिख रहा था। पर यहाँ तो आसपास कोई गांव नजर नहीं आ रहा। दादाजी फिर मुस्कुराए और बोले, खुली आंखों को जो नहीं दिखता वो इस संसार में है ही नहीं, ऐसा मानना जरूरी तो नहीं। दादाजी की बातें मुझे समझने में थोड़ी अटपटी लग रही थी। मैं बात समझ गया हूँ, ऐसा प्रतीत करने के लिए अपना मैंने सिर हिलाया, पर मेरी शक्ल के भाव से दादाजी सब समझ गए। हम बूढ़े गांव वालों की बातें तुम जैसे शहर बाबू के पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करने जा रहा था। कभी कभी किसी की मदद करना भारी भी पड़ सकता है। और दादाजी की ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक अकेले बूढ़े आदमी की मदद करने मैं यहाँ रुका हूँ और ये आदमी मुझसे ऊट पटांग बातें कर रहा है। आखिर इसे मेरी मदद की जरूरत है या नहीं? मुझे लगा था आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था, पर आप तो मुझे ही खरी खोटी सुना रहे हो। इस पर दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरा गांव यहीं पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतनी देर से मैं वहां रुका था। अगर ये बात पहले ही कह दी होती तो मैं अब तक आगे पहुंच चुका होता, पर एक बुजुर्ग आदमी को क्या ही कहना। ऐसा सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ तब। इतने में उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं थोड़ा डर गया। अब तक ये आदमी सिर्फ अजीब अजीब बातें कर रहा था, पर अब तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ दादाजी, आपको कुछ चाहिए? दादाजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरी मदद के लिए रुके, मुझे दादाजी कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। ये रास्ता खत्म होने तक तुम्हें आगे कोई भी दिखे, कोई भी पुकारे, पर तुम किसी भी हाल में रुकना नहीं। दादाजी की और एक अटपटी और डरावनी बात। आखिर वो आदमी इस बात से मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? या फिर वो आदमी सड़क का कोई पागल था जो मेरे गले पड़ गया था? मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा, हाँ हाँ दादाजी, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने जल्दी से बाइक का गियर डाला और एक्सीलेटर दिया। मेरी बाइक अब फिर से उस रास्ते पर चल पड़ी। मैंने शीशे में देखा तो वो बूढ़ा अभी भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी को पीछे छोड़ दिया। हे भगवान, जान छूटी। लगता है कोई पागल ही होगा जो इतनी रात गए सुनसान सड़क पर चल रहा है और मदद के लिए पूछने पर ऐसी अटपटी बातें कर रहा था। मैं फिर से हवा से बातें करते हुए उस काली रात में अपने धुन में बाइक चलाने लगा। मेरे मन में प्रश्नों का जंजाल बन रहा था। क्या सच में वो आदमी पागल था? क्या सच में वहां आसपास कोई गांव होगा
और उस आदमी ने मुझे इस रास्ते पर ना रुकने की सलाह क्यों दी? ये सब सवाल मेरे मन में बवाल खड़ा कर रहे थे कि अचानक मुझे आगे रास्ते पर एक गाड़ी दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ने लगी। लाइट इतनी तेज थी कि मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होने लगी। मैंने अपनी बाइक रोकी और उस गाड़ी वाले पर चिल्लाने लगा, अरे कौन है? लाइट बंद करो, तुम्हारे इस तेज रोशनी से आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। पर ना उस गाड़ी की लाइट बंद हुई और ना ही किसी इंसान का कोई जवाब आया। अब मेरा खून खौलने लगा। एक तो उस बूढ़े आदमी ने मेरा वक्त जाया किया और ऊपर से ये गाड़ी वाला भी मुझे साइड नहीं दे रहा। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और उस गाड़ी की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ा, अरे बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? लाइट बंद करने को बोल रहा हूँ। मैं गाड़ी के पास गया और अंदर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक आदमी जिसका मुंह बुरी तरह कुचला गया था, एक हाथ आधा टूटा था जिससे खून बह रहा था, और पेट इतना फटा था कि अंदर की आंतें साफ साफ दिख रही थी। उस पर मेरे बदन से पसीना बह रहा था। डर के मारे मेरा मुंह खुला का खुला था और शरीर ठंडा पड़ गया था। वह मुझे देखकर हंसा। हंसने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान नीचे गिर गई, जो कि जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। अचानक उसकी जुबान उछलकर मेरे पास आई। मैं डर गया और वहां से भागने लगा। उस सुनसान सड़क पर जहां रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था। बचाओ, कोई है, बचाओ! पर मेरी चीखें हवा में ही कहीं खो रही थी। उन्हें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। भागते भागते मुझे एक टूटा हुआ मकान दिखा। मैं जल्दी से उस मकान की तरफ गया। मकान का दरवाजा खुला ही था, शायद वहां कोई रहता नहीं था। मैं उस मकान के अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। इतनी ठंड में भी मेरा माथा पसीने से भरा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या वो कोई भूत था या कोई और? वह बूढ़ा आदमी इन सब के बारे में कैसे जानता था? कहीं ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं? ये सारे सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक पड़ने लगती है। दस्तक के साथ साथ एक डरावनी आवाज भी रात के सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों पर पड़ती है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। मेरा शरीर कांपने लगता है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, नहीं! अचानक मेरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजे की दस्तक, वो भयानक आवाज, सब कुछ देर के लिए ही सही, पर अब मेरी जान में जान आ गई थी। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना था। मैं बड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उस छेद से बाहर देखने की कोशिश की और आखिरकार वह काली रात गुजर चुकी थी। मैं उस मकान से बाहर आया तो दिन ढल चुका था। मैं अपनी बाइक ढूंढने लगा और आखिरकार मैं रास्ते पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है और उस भीड़ में वह पागल बूढ़ा आदमी भी था। एम्बुलेंस में किसी की लाश ले जा रहे थे। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया। वो एक दूसरे आदमी से कुछ कह रहा था। आखिरकार इस रास्ते ने और एक जान ले ली। मैंने इसे मना भी किया था, पर नियति के सामने कोई क्या कर सकता है। एक हवा का झोंका आया और लाश के मुंह पर से कपड़ा हट गया और मैंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था।